जरा सोचिए एक ऐसे समाज के बारे में जो इतना टूट चुका हो कि वो खुद को ही हिंसक रूप से तोड़कर एक नई शुरुआत करे। यही कहानी है फ्रांसीसी क्रांति की, इतिहास की सबसे खूनी और शायद सबसे जरूरी घटनाओं में से एक। तारीख थी 14 जुलाई 1789। सुबह का वक्त। पेरिस शहर में ना एक अजीब सा आतंक का माहौल था। हवा में एक डर था, एक बेचैनी थी जो बहुत जल्द एक बड़े तूफान में बदलने वाली थी। तो अफवाह ये फैली कि सम्राट सेना को आम लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म देने वाला है। इसके जवाब में क्या हुआ? करीब 7,000 मर्द और औरतें सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हथियारों की खोज में बेस्टिल के किले पर धावा बोल दिया। किले का जो कमांडर था वो मारा गया। अंदर सिर्फ 7 कैदी थे जिन्हें रिहा कर दिया गया। अब देखिए, संख्या में तो ये कम थे, पर बेस्टिल का गिरना एक जबरदस्त सांकेतिक जीत थी। राजा की तानाशाही का ये प्रतीक, ये किला ढा दिया गया था और बस इसी एक घटना ने पूरे फ्रांस में आग लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे? आखिर क्यों एक पूरे समाज ने खुद को इतनी बुरी तरह, इतने हिंसक तरीके से तोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया? इसका जवाब जानने के लिए ना हमें 18वीं सदी के फ्रांस को समझना होगा। उस दौर को प्राचीन राजतंत्र या ओल्ड रेजिम के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा समाज जो सचमुच पतन की कगार पे खड़ा था। तो उस वक्त का फ्रांसीसी समाज 3 हिस्सों में, या कह लीजिए एस्टेट्स में बटा था। जो पहले 2 एस्टेट्स थे उनमें थे पादरी और कुलीन लोग। ये लोग आबादी का सिर्फ 3% थे, लेकिन देश की ज्यादातर जमीन के मालिक यही थे और इन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। और फिर आता था तीसरा एस्टेट, मतलब बाकी सब लोग, किसान, व्यापारी, वकील। देश की पूरी 97% आबादी, इनके पास कोई खास अधिकार नहीं थे और सारा का सारा टैक्स चुकाने का बोझ इन्हीं पर था। उस दौर का एक मशहूर पॉलिटिकल कार्टून था जो इस गुस्से को बिल्कुल साफ साफ दिखाता था। उसमें एक लाइन थी, कुलीन मकड़ा है और किसान मक्खी। ये लाइन बताती है कि आम लोग इस सिस्टम को कितना शोषक और अन्यायपूर्ण मानते थे। अब इस सामाजिक खाई के साथ साथ देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से भी जूझ रहा था। सालों तक चले महंगे युद्धों ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया था। ऊपर से राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट वर्साई के आलीशान महल में बेहद खर्चीली जिंदगी जी रहे थे। सरकार पर भारी कर्ज था। तो सरकार को इसका क्या हल सूझा? वही पुराना तरीका, पहले से ही बोझ तले दबे तीसरे एस्टेट पर और भी ज्यादा टैक्स लगा दो। और हालात तब और भी ज्यादा बिगड़ गए जब आया जीविका संकट। ये वो स्थिति होती है जब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाए। फ्रांस की आबादी बढ़ रही थी, फसलें खराब हो गई और रोटी, जो उनका मुख्य भोजन था, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन लोगों की मजदूरी वहीं की वहीं थी। तो गुस्सा और भूखमरी दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे। इन्हीं सुलगते हालातों में लोगों के अंदर दबा हुआ गुस्सा आखिरकार एक खुली बगावत के रूप में फूट पड़ा। क्रांति की चिंगारी अब एक शोला बन चुकी थी। 1789 की गर्मियों में घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 5 मई को राजा ने नए टैक्स पास कराने के लिए 1750 सालों में पहली बार एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। फिर 20 जून को जब तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों को मीटिंग हॉल से बाहर कर दिया गया, तो वो सब पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और वहां उन्होंने कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बन जाता, वे यहां से नहीं हटेंगे। फिर आई 14 जुलाई, जब बेस्टिल पर धावा बोला गया। और फिर 4 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। नेशनल असेंबली ने पूरी सामंती व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। मतलब जमींदारों और कुलीनों के वो सारे पुराने अधिकार खत्म, जिनकी वजह से किसान हमेशा उनके गुलाम बने रहते थे। ये आग पेरिस से निकलकर पूरे फ्रांस के गांवों तक फैल गई। इसे महान भय का दौर कहा गया। इसमें किसानों ने डर और गुस्से में आकर जागीरों पर हमला किया और उन सारे दस्तावेजों को जला दिया जिनमें उनके सामंती कर्जों का हिसाब किताब था। क्रांति अब पूरे देश में धधक रही थी। इस एक्शन और हंगामे के साथ साथ क्रांति का एक वैचारिक दौर भी शुरू हुआ। अधिकारों, आज़ादी और नागरिकता को लेकर नए और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार सामने आ रहे थे। इसका सबसे बड़ा प्रतीक था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इसमें ऐलान किया गया कि सभी इंसान जन्म से स्वतंत्र हैं और उनके अधिकार बराबर हैं। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, ये हर इंसान के नैसर्गिक अधिकार हैं। कानून की नज़र में सब बराबर होंगे और हर किसी को बोलने की पूरी आज़ादी होगी।
सोचिए, ये उस जमाने के लिए कितनी बड़ी बातें थीं। लेकिन इन ऊंचे ऊंचे आदर्शों के बावजूद एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। नागरिकों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, सक्रिय और निष्क्रिय। वोट देने का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों को मिला जो 25 साल से ऊपर थे और एक तय मात्रा में टैक्स देते थे। ये थे करीब 40 लाख लोग। बाकी के सारे पुरुष और फ्रांस की सभी महिलाएं निष्क्रिय नागरिक कहलाएं, जिन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को कई महिला कार्यकर्ताओं ने चुनौती दी। इनमें से एक थीं ओलिम्प दे गूज। उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा और ऐलान किया, औरत जन्म से स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। पर जल्द ही क्रांति का ये आदर्शवादी दौर पीछे छूट गया और ये अपने सबसे कट्टर और सबसे हिंसक दौर में दाखिल हो गई। एक ऐसा समय जब ये आंदोलन अपने ही लोगों को निगलने लगा। इसे इतिहास में आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। ये बदलाव बहुत तेजी से आया। 1792 में राजशाही को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। जनवरी 1793 में राजा लुई 16वें पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें गिलोटीन से मौत की सजा दे दी गई। इसके बाद सत्ता आई मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी जैकोबिन क्लब के हाथों में। रोबेस्पियर ने इस आतंक के दौर को सही ठहराने के लिए जो कहा था, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उसका तर्क था, आतंक कुछ और नहीं बल्कि तेज, सख्त और अटल न्याय है और ये नेकी और सदाचार से ही निकलता है। इस दौर का सबसे खौफनाक प्रतीक था गिलोटीन, सिर कलम करने के लिए बनाई गई एक मशीन। 1793 और 94 के बीच हजारों लोगों को क्रांति का दुश्मन बताकर गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। मरने वालों में रानी मैरी एंटोइनेट भी थीं और महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली ओलिम्पे दे गूज भी। और आखिर में विडंबना देखिए, क्रांति ने अपने ही रचयिता को निगल लिया। जुलाई 1794 में इस आतंक को फैलाने वाले रोबेस्पियर को भी गिरफ्तार किया गया और उसी गिलोटिन से मार दिया गया और इसी के साथ आतंक के राज का अंत हुआ। तो इतनी उथल-पुथल, इतने खून खराबे और इतने बदलाव के बाद इस क्रांति ने दुनिया को आखिर दिया क्या? इसकी विरासत क्या है? आतंक के राज के बाद एक कम कट्टरपंथी सरकार आई, जिसे डायरेक्टरी कहा गया, लेकिन वो बहुत कमजोर और अस्थिर थी। इसी राजनीतिक खालीपन का फायदा उठाकर एक नौजवान और बहुत काबिल जनरल ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन इस क्रांति की असली विरासत किसी शासक में नहीं बल्कि उसके विचारों में है। स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार जो इस क्रांति से निकले, उन्होंने दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरित किया। इसने सामंतवाद और राजशाही के अंत की नींव रखी। पर साथ ही ये क्रांति कुछ बहुत मुश्किल सवाल भी छोड़ गई, जैसे कि क्या आज़ादी के लिए किसी भी हद तक हिंसा जायज़ है, महिलाओं के अधिकारों का अधूरा संघर्ष और उपनिवेशवाद की विरासत। ये वो बहसें हैं जो आज भी जारी हैं। और आखिर में यही सवाल हमारे लिए भी है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। 200 साल से भी ज्यादा समय के बाद आज की दुनिया में इन तीन शब्दों का आखिर मतलब क्या है?